आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले आईसीएआई की एक नोटिफिकेशन आई थी, एक अनाउंसमेंट आई थी और उसमें आईसीएआई ने आपका काफ़ी सारा सिलेबस कम कर दिया था टू बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 19 एग्जामिनेशन, यानी नवंबर 19 और उसके बाद वाले एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे सीए इंटरमीडिएट में। और अगर ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में आपका ऐसे 330 भी ऐसा ही था कि जहां से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा आईसीएआई ने बोला था। इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया था। फॉलोइंग एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर एक्सक्लूडेड। तो इसका मतलब यहाँ से नहीं पूछा जाना चाहिए। बट अगर मैं आपका ऐसे 330 जो कि बात करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में, वो आपका ऐसे चैप्टर नंबर 3 में गिवन है। ऐसे का नंबर नहीं लिखा बट सारा का सारा कंटेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारा कंटेंट यहाँ पर गिवन है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंट क्या है। उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में गिवन है जो कि आपका ऐसे 330 बोलता है। आप गूगल पे ऐसे 330 ओपन करके देख सकते हैं और उसमें यही सारी बातें लिखी होगी जो आपके चैप्टर नंबर 3 में गिवन है। तो क्योंकि गिवन है इसलिए मुझे करवानी पड़ रही है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। एक बात आप जान लीजिए दोस्तों कि जो ऑडिटर है ना, वो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है सबसे पहले। यानी कि वो क्लाइंट के एनवायरनमेंट को समझता है, वो क्लाइंट के बिजनेस को समझता है, उस क्लाइंट में रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उस क्लाइंट ने इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगाए हैं और क्या रिस्क हो सकता है। उन रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है। द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मिस स्टेटेड हो सकती है, उसमें कोई रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। और असर्शन लेवल पर अगर मैं एक पर्टिकुलर असर्शन की बात करूं, जैसे कि वैल्यूएशन असर्शन, कंप्लीटनेस असर्शन, एक्यूरेसी असर्शन, अलग अलग टाइप के असर्शन, तो उसमें भी कोई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में ऑडिटर पहले असेस करता है और वो जो उसकी असेसमेंट होती है उसके बेसिस पर वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करता है, जिन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर दोबारा से बोलूं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो हमेशा लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप मान के चलिए किसी एंटिटी में कंट्रोल लगे ही नहीं हुए, तो क्या उस केस में आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे? क्या आप ऑडिट कर पाएंगे बट आप कंट्रोल्स पर रिलायंस प्लेस नहीं करेंगे। यानी कि आप डायरेक्टली सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद आप अपनी कंक्लूजन फॉर्म करेंगे, आप अपनी एक असेसमेंट करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे और कंक्लूजन फॉर्म करेंगे। बट जिस एंटिटी में कंट्रोल्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट करता है। अगर ऑडिटर की मंशा है, ऑडिटर की विश है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पर उन इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करेगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल हैं जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट, या प्रिवेंट नहीं कर पाए तो कम से कम डिटेक्ट कर लेंगे और करेक्ट कर लेंगे मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। अगर ऐसे इंटरनल कंट्रोल लगे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो उस केस में ऑडिटर अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जो दायरा है उसे कम कर लेगा। जो सैंपल साइज उसे चूज करना है सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, उसे कम कर लेगा। तो वो तब कर पाएगा जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करेगा। तो जहां पर ऑडिटर रिलायंस प्लेस करना चाहते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उस केस में ऑडिटर टीओसी परफॉर्म करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा। या फिर एक दूसरा सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते एट असर्शन लेवल। उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? उस केस में ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करेगा। यानी इससे दो बातें सामने आती है कि ऑडिटर जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल दो जगह पे परफॉर्म कर सकता है। पहला तो वहाँ पर जहाँ उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर रिलायंस प्लेस करना है और उसके बेसिस पर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर की। और दूसरे केस में आपका जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं, अगर वो ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते हैं एट असर्शन लेवल, तो उस केस में भी ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। इन दोनों सिचुएशन में ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करेगा? ये करेगा सर, डीओटी चेक करेगा, यानी कि वेदर कंट्रोल्स आर डिजाइंड एप्रोप्रिएटली, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कंट्रोल बनाया है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि वो कंट्रोल एक पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट को पकड़ने के लिए बनाया गया है
और वो कंट्रोल उस मिस स्टेटमेंट को पकड़ने के लिए गलत बनाया है। ऐसे कंट्रोल से मिस स्टेटमेंट पकड़ में नहीं आ सकती, प्रिवेंट नहीं हो सकती, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं हो सकती है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये डिजाइन अप्रोप्रिएटली नहीं है। देयरफॉर ऑडिटर को उस कंट्रोल को चेक करना है कि क्या ये डिजाइन अप्रोप्रिएटली है, और अगर हाँ तो क्या ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है एंड थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं बस बनाकर रख दिया, इंटरनल कंट्रोल की मैनुअल बनाकर रख दी, फॉलो नहीं किया जाता, तो फॉलो भी होना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर फॉलो होना चाहिए, तब जाकर ऑडिटर रिलायंस प्लेस कर पाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और आप ये ना समझिएगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल बस एक चेक है, नहीं सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है जितने कंट्रोल्स बने हुए हैं 10, 15, 20, 40, 50, उसमें से जो जो कंट्रोल ऑडिटर पिक कर रहा है वो उसकी टेस्टिंग करेगा, और जो कंट्रोल ऑडिटर पिक नहीं कर रहा है वो देखेगा कि यार ये कंट्रोल का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है तो इसे मैं चेक नहीं करता, और जिन कंट्रोल्स का ज़्यादा रेलेवेंस है, जो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उन्हें ऑडिटर इन डेप्थ चेक करेगा और उन पर रिलायंस प्लेस भी करेगा। उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिज़ाइन करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी क्या होता है, पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब होता है कि ऑडिट प्रोसीजर का टाइप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। टाइमिंग का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर कब परफॉर्म करेंगे, यानी टीओसी हम कब परफॉर्म करेंगे, और एक्सटेंट का मतलब है हाउ द ऑडिट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म, टू व्हाट एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म, यानी किस हद तक हम ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है? कुछ नहीं देखा है, दोबारा से देखते हैं। हमने ये देखा कि ऑडिटर सबसे पहले एंटिटी में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाता है और कितना रिस्क है उस एंटिटी में वो देखता है। जो रिस्क उसने आइडेंटिफाई किया है एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, तो असर्शन लेवल वाले रिस्क को दूर करने के लिए वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करता है टू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क। और ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक टाइप का ऑडिट प्रोसीजर है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर दूसरे टाइप का ऑडिट प्रोसीजर है, जिसमें टेस्ट ऑफ डिटेल आता है और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आता है। तो ये ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा, ये टाइप के ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर तब परफॉर्म करता है जब उस पर रिलायंस प्लेस करना हो, उस पर्टिकुलर कंट्रोल पर रिलायंस प्लेस करना हो, भरोसा प्लेस करना हो अपना, या फिर जहाँ पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर से चेकिंग से काम नहीं चलेगा, उसे साथ में कंट्रोल की टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो दोनों सूरत हाल में उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने पड़ सकते हैं, यानी उसमें उसको डीओटी चेक करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ टीओसी के बारे में। टीओसी का नेचर के बारे में बात करते हैं कि जब वो डिजाइन करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल या परफॉर्म करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो उस केस में ऑडिटर शेल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the controls, including how the controls were applied, consistency with which they are applied, by whom and by what means they are applied। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसे कोई कंट्रोल की चेकिंग के लिए अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है, तो वो ऑडिट प्रोसीजर कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्रोल है वो कैसा है। वो कंट्रोल पर डिपेंड करता है कि कंट्रोल कैसे अप्लाई किया जाता है, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई किया जाता है, कौन और कैसे उस कंट्रोल को अप्लाई करता है। वो जानने के बाद ही ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएगा। और ये जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, इसमें आप मुझे बताइए अदर ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलता, उसके अलावा बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन करना, जैसे कि रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। वो सभी ऑडिट प्रोसीजर में से कोई ऑडिट प्रोसीजर एक पर्टिकुलर असर्शन के लिए ऑडिटर चेक कर सकता है इंक्वायरी के अलावा। मतलब इंक्वायरी तो करेगा ही कि ये कंट्रोल कैसे लगता है, कौन लगाता है, उसके बारे में इंक्वायरी करेगा और फिर उसकी चेकिंग करेगा बाय अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि कंट्रोल कैसा है। तो कंट्रोल के नेचर पर डिपेंड करता है कि ऑडिट प्रोसीजर का नेचर क्या होगा। साथ ही में ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड्स अपॉन अदर कंट्रोल्स। क्या एक कंट्रोल जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो किसी और कंट्रोल पर डिपेंडेंट है? भाई सीसीटीवी वाला कंट्रोल है, डिपेंड करता है जो आईटी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है डिटेक्शन का, वो ठीक है या नहीं है। तो ये कैमरा तभी काम करके आपको रिपोर्ट करेगा जो ऑटोमेटेड कैमरा लगाया हुआ है, जब आईटी के कंट्रोल्स सही लगे होंगे।
या फॉर एग्जांपल ऐसे ही और भी कंट्रोल हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल तब काम करेगा जब आईटी का कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है, तो उस केस में ऑडिटर ये देखेगा कि अदर कंट्रोल जो है जिस पर मेरा मेन कंट्रोल डिपेंडेंट है, वो अदर कंट्रोल भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। तो इसका मतलब ये हो गया, नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल influences the type of procedure required to obtain audit evidence for the operating effectiveness of that control. For example, अगर ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन चेक करने से पता लग सकता है कि ये कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहा है। मान लीजिए कि एक गार्ड खड़ा हुआ है गेट पे और जो भी इंसान आता है बाहर उससे एंट्री करवाता है, जाता है तो जाने की एंट्री करवाता है, तो ये कंट्रोल एंटिटी ने लगाया है। अब इसको चेक करने के लिए ऑडिटर कैसे चेक कर सकता है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन से वो चेक कर सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमने करी है, गार्ड ने जो रजिस्टर बनाया है, उससे प्रूव होता है कि ये कंट्रोल लगा हुआ था थ्रू आउट द ईयर। तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? क्योंकि उसका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन से एविडेंस हो सकता है, तो ऑडिटर उसको इंस्पेक्ट करेगा, यानी इंस्पेक्शन वाला टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू चेक वेदर दिस कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। अगर मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा है और उस पर रिपोर्टिंग होती है कि जो भी चीज़ें पकड़ में आती है वो रिपोर्ट की जाती है, तो उस केस में ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? एक तो ऑडिटर ऑब्जर्व कर सकता है कि भैया करंट पीरियड में क्या ये लोग काम कर रहे हैं ऐसे, क्या कोई इंडिपेंडेंट बंदा आकर सीसीटीवी मॉनिटर करता है, उसे ऑब्जर्व कर सकता है। और साथ में जो पुराना किया गया है, पुराना जो ऑब्जर्वेशन की गई है उसकी रिपोर्टिंग करी गई है, उसे देख सकता है। तो ऑडिटर का जो ऑडिट प्रोसीजर होगा वो डिपेंड करता है कि ऑडिटर को क्या चेक करना है, क्या टाइप का कंट्रोल चेक करना है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नेचर है कि ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, कंट्रोल्स को जानेगा और उसके हिसाब से अपना ऑडिट प्रोसीजर बनाएगा। अगर एक कंट्रोल किसी दूसरे कंट्रोल पर डिपेंडेंट है तो उस कंट्रोल का भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करा जाएगा। एक कंट्रोल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि ऑडिटर कौन सा प्रोसीजर लगाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे दिया डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो नेचर ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने देख लिया। अब एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखते हैं, यानी किस हद तक ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएगा। देखिए, अगर ऑडिटर मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना चाहता है, परसुएसिवनेस का मतलब ये होता है कि कितना भरोसेमंद ऑडिट एविडेंस हो, या ऑडिट एविडेंस कितना ऑडिटर को परसुएड करे, यानी फोर्स करे कि उस पर वो बिलीव करे कि जो ऑडिट एविडेंस है वो ठीक है। तो जितना ज़्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑडिटर लेना चाहता है, उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग उसे करनी पड़ेगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, क्योंकि जितना इनडेप्थ जाकर चेकिंग कर लेगा और उसे कोई गलती नहीं मिलेगी और कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होंगे, तो उतना ज़्यादा भरोसा वो ऑडिट एविडेंस पर कर सकता है। तो अगर ऑडिटर को मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो उसे कंट्रोल की एक्सटेंट में चेकिंग करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा एक्सटेंट में चेकिंग करेगा उतना ज़्यादा ही भरोसा वो कंट्रोल्स पर कर सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जिस पर डिपेंड करता है कि ऑडिटर कितना इन डेप्थ चेकिंग करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। वो मैटर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी, यानी कि एंटिटी उस पर्टिकुलर कंट्रोल को किस फ्रीक्वेंसी पर लगाती है। वीकली लगता है, डेली लगता है, मंथली लगता है, क्वार्टरली लगता है, हाफ ईयरली लगता है, एनुअल लगता है। वो कंट्रोल का टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब क्या जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है हफ्ते की हफ्ते होती है, डेली होती है, जो गार्ड एंट्री करता है डेली होता है, एक बंदे का काम दूसरा बंदा डे टू डे ऑपरेशन में चेक करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड करता है कि ऑडिटर उसे किस हद तक चेक करेगा। बात समझ रहे हो आप? जो डे टू डे कंट्रोल है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ चेकिंग ऑडिटर कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि अगर उस पर रिलायंस प्लेस हो गया तो पता है कि डे टू डे ऑपरेशन में जो कंट्रोल लगे हैं उसमें गलतियां अब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इन डेप्थ चेकिंग कर ली है। और जो कंट्रोल कभी कभी लगे हैं उसमें भी हो सकता है ऑडिटर इन डेप्थ चेकिंग करे कि भाई ये तो पूरे साल में ही एक बार लगता है कंट्रोल, अगर यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो फिर तो गए काम से। तो उस कंट्रोल पे भी ऑडिटर ज़्यादा चेकिंग कर सकता है। डिपेंड करता है कि ऑडिटर का मोटिव क्या है, मोटिव पर डिपेंड करता है, और इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी क्या है ऑडिट एविडेंस की टू बी ऑब्टेन्ड फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एट असर्शन लेवल। कितना रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, उस पर डिपेंड करता है कि ऑडिटर कितनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग करेगा। अगर बहुत ज़्यादा रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिल गया ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, तो ऑडिटर ज़्यादा इन डेप्थ चेकिंग नहीं करेगा। बट अगर नहीं मिला उसे अच्छा एविडेंस तो वो और अंदर भीतर जाकर चेकिंग करेगा ताकि वो अच्छे से एश्योरेंस ले पाए कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। रेट ऑफ डेविएशन क्या है, जो कंट्रोल्स लगाया गया है क्या उससे डेविएशन ज़्यादा आ रही है? अगर ज़्यादा आ रही है तो अपनी चेकिंग को और बढ़ाएगा
ताकि ऑडिटर ये श्योरिटी ले पाए कि डेविएशन एक ही है या बहुत ज़्यादा फैली हुई है। पर अगर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ डेविएशन निकल कर आ रही है तो उस केस में वो बोलेगा कि यार ये कंट्रोल जो हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए मैं इस पर रिलायंस प्लेस अब नहीं कर पाऊंगा। जब कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तभी ऑडिटर उन पर रिलायंस प्लेस कर सकता है। अगर वो ठीक से कंट्रोल ही नहीं काम कर रहे तो उस केस में ऑडिटर जो है अपनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग थोड़ा सा बढ़ाकर देखेगा, और अगर उसे लगता है कि कंट्रोल काम ही नहीं कर रहे तो उस केस में वो उन कंट्रोल्स पर रिलायंस प्लेस नहीं करेगा। एक्सटेंट टू विच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू द असर्शन। एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू असर्शन, यानी एक असर्शन के लिए आपने एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाया, अब उसी असर्शन के लिए दूसरे कंट्रोल में आपको कुछ ऑडिट एविडेंस मिल गया, तो इस असर्शन के ऊपर जो कंट्रोल लगा हुआ था तो एक कंट्रोल ने आपको ऑडिट एविडेंस दे दिया कि इस असर्शन के लिए कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है। अब आप जब दूसरा कंट्रोल चेक कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा इनडेप्थ चेकिंग ना भी करें, क्योंकि जो एक कंट्रोल की चेकिंग आपने करी तब आपको ऑडिट एविडेंस मिल गया कि इस असर्शन को चेक करने के लिए एक कंट्रोल ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं दूसरे कंट्रोल का भी एक नॉर्मल ऊपर ऊपर से चेकिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा इनडेप्थ चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एंड द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, यानी ऑडिटर 6 महीने के लिए रिलायंस प्लेस कर रहा है, पूरे साल के लिए कर रहा है, 1 महीने के लिए कर रहा है, ऑडिट पीरियड के किस पीरियड में, किस लेंथ ऑफ टाइम के लिए ऑडिटर इस कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इनडेप्थ चेकिंग करेगा। तो ये होता है एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में कुछ डिस्कशन। और एंड में आता है आपका टाइम ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर आप टाइम ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखेंगे तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल को एक पर्टिकुलर टाइम पर भी चेक कर सकता है और थ्रू आउट द पीरियड भी चेक कर सकता है। ऑडिटर जिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करने वाला है वो कंट्रोल्स एक टाइम पर ही लगते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री फिजिकल काउंट। जो इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट होता है एंटिटी का, वो पूरे साल में एक ही बार होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एंटिटी के क्या कंट्रोल लगे हैं ताकि इन्वेंट्री की मैनेजमेंट जो ठीक ठाक है, काउंटिंग वगैरह ठीक ठाक हो रही है नहीं हो रही, उसके बारे में क्या कंट्रोल लगे हैं, मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करती है कि इन्वेंट्री की कोई चोरी ना हो जाए और इन्वेंट्री जो है प्रॉपरली अरेंज्ड हो, तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ऑडिटर देखेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो एंटिटी के मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स हैं, एंटिटी ने कुछ मॉनिटरिंग कंट्रोल्स लगाए हैं, यानी कि ऐसे कंट्रोल जिससे सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, तो वो जो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स हैं उसकी टेस्टिंग ऑडिटर कर सकता है कि क्या ये थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे थे या पूरे पीरियड में ऐसे कुछ 1 या 2 महीने आए थे जब ये कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा। अगर ये पूरे साल काम कर रहे थे मैनेजमेंट बोलती है, तो ऑडिटर पूरे साल में उसकी चेकिंग करेगा कि हाँ हर पीरियड में ये कंट्रोल ठीक से लग रहे थे। कैन ऑडिटर यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। भाई ये जो प्रीवियस ऑडिट में ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा है फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि प्रीवियस ईयर में जो कंट्रोल लगा हुआ था करेंट ईयर में ही वही कंट्रोल लगा है, प्रीवियस ईयर में कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा था, उसके कुछ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर के पास हैं, क्या उन्हीं ऑडिट एविडेंस के बेस पर ऑडिटर इस ईयर में रिलायंस प्लेस कर सकता है? द आंसर इज कर तो सकता है, कर तो सकता है, पर उसे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करे थे प्रीवियस ऑडिट में क्या वो अभी भी रेलेवेंट है, वेदर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दोज कंट्रोल्स हैव अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ऑडिट। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने पहले ऑडिट किया था और जो आप अब ऑडिट कर रहे हो वहाँ पर कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ मेजर चेंज हुआ है। तो अगर कंट्रोल्स में कुछ मेजर शिफ्ट हुआ है, इंटरनल कंट्रोल की मैनुअल चेंज हुई है, तो जो आपने एविडेंस पहले लिया था वो आपके काम का नहीं रहेगा और आपको नया एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए। हालांकि अगर कंट्रोल सेम है तो भी उस केस में आप पुराने एविडेंस यूज नहीं करेंगे, और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे कि क्या जो जनरल आईटी है, जनरल आईटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, क्या ये जो कंट्रोल है ये मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, और इससे क्या रिस्क हो सकता है, अगर ये कंट्रोल ना लगे तो क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल, कितना चांस है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का अगर ये कंट्रोल इफेक्टिवली काम नहीं करता है, और कितना रिलायंस आप इस कंट्रोल पे प्लेस करना चाहते हो, क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं एंटिटी में कि जिन सर्कमस्टेंस की वजह से इन्हें कंट्रोल को चेंज करना चाहिए था बट इन्होंने चेंज नहीं किया है। तो ये सारी बातें ऑडिटर कंसीडर करेगा बिफोर
taking any audit evidence which is obtained in the previous audit for test of control। देखिए कंट्रोल ऐसा होता है जो पहले भी लगा था सेम ही कंट्रोल आगे भी कैरी हो रहा है, और कुछ ऐसे कंट्रोल होते हैं जिसमें ऑडिटर के पास कुछ एविडेंस जो पहले मिले थे उन्हें यूज किया जा सकता है क्योंकि कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की चेकिंग ही नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पिछले साल टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर लिया तो आप करेंट पीरियड में टेस्ट ऑफ कंट्रोल की चेकिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके 10 टेस्ट ऑफ कंट्रोल हैं, 10 कंट्रोल हैं जिस पे टेस्टिंग करनी है, उसमें से एक कंट्रोल की आप चेकिंग इस पीरियड में कर रहे हैं, हालांकि उसमें 3 ऑडिट एविडेंस में से उसमें एक ऑडिट एविडेंस आपने प्रीवियस ऑडिट से भी ऑब्टेन करके लगा दिया, तो चेकिंग तो आपने करेंट पीरियड में करी है। उसमें आपने 2 ऑडिट एविडेंस करेंट पीरियड में भी कलेक्ट करे हैं, पर एक ऑडिट एविडेंस जो पहले था वही आपने करेंट पीरियड में यूज़ कर लिया है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं था। बात समझ रहे हैं आप? ऑडिट एविडेंस को आप यूज़ कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चेकिंग नहीं कर रहे हैं, आप चेकिंग कर रहे हैं, आप और ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर रहे हैं, बट कुछ ऑडिट एविडेंस को आप प्रीवियस ऑडिट वाले भी यूज़ कर सकते हैं अगर कंट्रोल में कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। और ये सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे कि आईटी कंट्रोल अच्छे से लगे हैं, कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं होएगा, अगर ये कंट्रोल नहीं लगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रोल तो नहीं है जिसको मुझे दोबारा से चेक करना पड़े, छोटा मोटा ही कंट्रोल है, या कुछ ऐसा तो नहीं कि एंटिटी को कंट्रोल चेंज करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है, तो उस केस में आप ये सब देख कर अपना डिसीजन लेंगे और फिर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल की चेकिंग करेंगे। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते टाइम मिल जाती है तो उस केस में ये हो सकता है कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में हो, क्योंकि अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल के टाइम आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तभी तो ये मिस स्टेटमेंट पकड़ में नहीं आई मैनेजमेंट के, तभी तो मैनेजमेंट ने इसको ठीक नहीं किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस हो सकती है, और उस केस में आप दोबारा से जो आपने रिलायंस प्लेस किया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे उसे री इवालुएट करेंगे कि मुझे कितना रिलायंस प्लेस करना चाहिए इस कंट्रोल पे। द रीजन बीइंग कि मैंने पहले रिलायंस प्लेस किया था, बट जब मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर की चेकिंग करी तो मुझे मटीरियल मिस स्टेटमेंट पता लग गई। वो पता लगने से मुझे लग रहा है कि कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऑडिटर डिटेक्ट कर लेता है डेविएशन, मतलब कि एक कंट्रोल की टेस्टिंग करी है, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं, ऑडिटर ने डिटेक्ट कर ली है डेविएशन, यानी कि जो कंट्रोल के हिसाब से काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, उसे हम डेविएशन बोलते हैं। तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा ऑडिटर और अंडरस्टैंड करेगा कि क्या हुआ था कि आपने कंट्रोल को फॉलो नहीं किया। इस बंदे का काम दूसरे बंदे को चेक करना था, तो ये 5 इनवॉइस ऐसे हैं जहाँ पर साइन नहीं हुए, तो इसके क्या कारण थे। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इसमें मैनेजर के अप्रूवल की ज़रूरत थी, तो क्या कारण है कि जो मुझे 2 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मिली है जिसमें मैनेजर ने अप्रूवल नहीं दी फिर भी एंट्री पास हो रखी है और आपने एक्सपेंस किया है बुक। क्या कारण है कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए जो हर हफ्ते चेकिंग होती है उसमें ये 5 हफ्ते चेकिंग नहीं हुई है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं हुई है, क्या कारण थे। वो बोलेगा चाहे एम्प्लॉय छुट्टी पे गए हुए थे, कुछ ना कुछ तो बहाना मारेंगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा क्या कारण थे जिस वजह से कंट्रोल फॉलो नहीं किया और उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। उसके बाद आप डिटरमाइन करेंगे कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है जो आपने परफॉर्म करा है, क्या अभी भी आपको एप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड करते हैं टू प्लेस रिलायंस ऑन दिस कंट्रोल। यानी कि कंट्रोल आपने टेस्टिंग करी, उसमें कुछ डेविएशन निकले, डेविएशन की इंक्वायरी करी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या अब मैं इन कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करूं या ना करूं, या मुझे एडिशनल टीओसी करने की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा सा और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को बढ़ा देना चाहिए। तो आप ये सोचेंगे क्या मुझे एडिशनल टीओसी करनी चाहिए, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहिए, क्या पोटेंशियल रिस्क है मिस स्टेटमेंट का जो मुझे एड्रेस करना पड़ेगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर में, क्योंकि मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है उसमें डेविएशन निकल कर आई है, तो ये डेविएशन है तो इससे क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में अपने उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूं ताकि मैं इस पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट को सब्सटैंटिव प्रोसीजर में पकड़ लूं। तो ये ऑडिटर को चीज़ें करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि आपकी क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि असेस्ड रिस्क को कम करने के लिए ऑडिटर कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है, कब परफॉर्म करता है, किस नेचर के ऑडिट प्रोसीजर वो लगा सकता है, डिपेंड करता है कि कंट्रोल किस टाइप का है उसके हिसाब से लगाएगा। क्या कंट्रोल किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी और कंट्रोल पे डिपेंडेंट है, एक्सटेंट ऑफ टीओसी क्या होगा, कितने हद तक चेकिंग करेगा, वो भी डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे कि कंट्रोल कितनी बार एंटिटी लगाती है, किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है, कितना रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस में मिलता है,
और किस टाइम वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम का कंट्रोल है या थ्रू आउट द पीरियड लगने वाला कंट्रोल है। तो उसके हिसाब से ही ऑडिटर अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिज़ाइन करेगा कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर चेकिंग करूँ इस कंट्रोल की, या फिर मैं इसको थ्रू आउट द ईयर किसी और वे में चेक कर सकता हूँ। क्या ऑडिटर पुराने एविडेंस को यूज़ कर सकता है? द आंसर इज कर तो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की चेकिंग नहीं करेगा। वो कोई पर्टिकुलर एविडेंस को यूज़ जरूर कर सकता है, बट उस केस में उसे देखना होगा कि कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, जो जनरल आईटी कंट्रोल से बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, कोई पोटेंशियल रिस्क तो नहीं है मिस स्टेटमेंट का इस पर्टिकुलर कंट्रोल के रिगार्डिंग। ऐसी चीज़ें उसे चेक करनी पड़ती है। और अगर उसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट सब्सटैंटिव प्रोसीजर के टाइम मिल जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और अगर ऑडिटर को डेविएशन मिलती है तो वो देखेगा इंक्वायरी वगैरह करके कि क्या मैं रिलायंस प्लेस करूं इस कंट्रोल पे या कुछ एडिशनल टीओसी परफॉर्म करूं, और मैं अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर कैसे डिजाइन करूं जो पोटेंशियल रिस्क और मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पकड़ लें। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिटर करता है। प्रैक्टिकली मेरे पास काफ़ी सारी एक्सेल की शीट्स पड़ी हुई हैं, बट मैं आपको ओरली ही बता देता हूँ कि उसमें भी हम यही चीज़ें चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल जो एंटिटी ने लगाया है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अलग अलग टाइम पीरियड में हम चेक करते हैं। जैसे कि हमने हर महीने का पिक कर लिया सैंपल और उसमें हमने देखा कि ये कंट्रोल हर महीने लग रहा है नहीं लग रहा, तो हमारी चेकिंग हो गई। कोई अगर पर्टिकुलर डेट पर लगता है तो हमने देख लिया चाहे इस पर्टिकुलर डेट पे कंट्रोल लगा था नहीं लगा था, लग रहा है तो इसका मतलब चेकिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में करते हैं और उसके बेसिस पर हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करते हैं।